नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इग्नू से जो एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में भी इस टाइम कर रहे हैं, वो उनके दो सब्जेक्ट होते हैं एमपीए 01, 2, 3, 4। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एमपीए 02 की। इससे पहले हमने एमपीए 01 की बात ऑलरेडी कर ली है, जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, साथ ही नोट्स और वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किए। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एमपीएस 02, यानी कि हमारा दोस्त ये जो सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। साथ ही मैं इस सब्जेक्ट के आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे पढ़कर आप अपने इस एमए के एग्जाम्स को निकाल दोगे। तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, मोटे मोटे बुक्स नहीं पढ़ना होता, ना आपको 10 ईयर पढ़ना होता है, सिर्फ कुछ लिमिटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, वही आपके एग्जाम्स को ये निकाल देता है। चलिए दोस्त, पहले हम समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो कौन सा है। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ एनजीओज एंड देयर रिलेवेंस एंड रोल इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। गैर सरकारी संगठनों के उद्भव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। देखो, जो भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस वर्ड जरूर आएगा। तो क्यों ना मैं पहले आपको यही समझा दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है, देन हम इन क्वेश्चंस को समझें। क्योंकि आपके जो पेपर है यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही है इंटरनेशनल रिलेशन। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है कि दुनिया के अंदर एक देश का जो संबंध है दूसरे देशों के साथ, वो आर्थिक लेवल पे यानी कि इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिक्स लेवल पे या सोशल या कल्चर लेवल पे किस तरीके का है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1991 के बाद भारत का जो अच्छा सा संबंध बना वो अमेरिका के साथ बना, और 1991 से पहले भारत का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ करता था सोवियत यूनियन के साथ। क्योंकि दुनिया भर के कंट्रीज जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे, लेकिन दोस्त भारत ने उसी टाइम पे गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई और दोनों से दूर रहने की कोशिश करी, जिससे कि दोनों से दोस्ती बना के रखे हम, क्योंकि दुश्मनी नहीं चाहते थे हम। तो दुनिया से दोस्ती हम किस लेवल पे बनाएंगे, यही हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर। हम दुनिया के उन देशों का अध्ययन करते हैं, उन देशों की स्टडी करते हैं कि एक देश का संबंध दूसरे देश के साथ कैसा है। आज इंडिया के संबंध अमेरिका के साथ कैसा है, और चाइना के साथ कैसा है, पाकिस्तान के साथ कैसा है, रूस के साथ कैसा है। दोस्त, ये हम सब पूरा स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो एक देश की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी और एक देश की दूसरे देश के साथ संबंध कैसा है, ये हमें बताता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे जियो पॉलिटिक्स हो गया, है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर बहुत चीज़ों को देखा जाता है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो मेजर जो डिटर्मिनेशन है, यानी जिस वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर बने रहे। पहली चीज़, दुनिया के अंदर कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है, हम उसका स्टडी करें, और अगर वो शक्तिशाली है तो दुनिया के देशों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का हम स्टडी करते हैं। आज के इस क्लास के अंदर मेनली मैं पहले क्वेश्चंस आपको समझा दूं ताकि आप एग्जाम्स को निकाल दो। जब मैं आपको आईआर डीपली पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ऐसे भी दोस्त, मैंने काफ़ी सारी टॉपिक्स को आईआर के पढ़ा रखा है। इसको आईआर कहते हैं शॉर्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो आप मेरी उन वीडियोस को जरूर देखना, जो कि इस वीडियो को लास्ट में लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एनजीओ जो होते हैं उनका क्या रिलेवेंस होता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनजीओ का मतलब क्या होता है। एनजीओ वो होते हैं जो किसी सरकार के द्वारा नहीं, मेरे और आपके जैसे लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो एनजीओ उन सेक्टर में काम करते हैं जिन सेक्टर में सरकार की पहुंच या तो अभी तक नहीं पहुंच पाई है, या सरकार उस ओर पे ध्यान ही नहीं दे रही है। जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्त मानव अधिकार को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी सारी एनजीओज बनी हुई है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल होगी, चाहे यूएनओ की काफ़ी सारी एजेंसीज होगी जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है। तो इसी तरीके से चाहे अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, एशियन के कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम काफ़ी सारी एनजीओज है जिनको हम क्या कहते हैं दोस्त, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एनजीओज होते हैं जिनको गवर्नमेंट फंडेड या नॉन गवर्नमेंट फंडेड भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एनजीओ ऐसे एनजीओज होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि हमें पॉलिटिक्स में तो नहीं जानना, लेकिन हमें लोगों की भलाई के लिए काम जरूर करना है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, है ना, किसी के लिए दोस्तों हो सकता है। साथ ही दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए हो सकता है, वुमेन की मतलब कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है। तो यही सेम काम तो हम एनजीओ के लिए हमें समझ लिए। लेकिन एनजीओ जो कि गैर सरकारी संगठन, यानी कि सरकारी संगठन नहीं होता, वो गैर सरकारी संगठन होता है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, तो एनजीओ का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ। मान लो दोस्तों, कंट्री ए के अंदर एक ऐसी एनजीओ है जो कंट्री बी के अंदर जाकर
कुछ ऐसा काम करेगी जिससे कंट्री ए के संबंध और सुधर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी को और समझ में आ जाएगा। मान लो कंट्री ए के अंदर दोस्त कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट को लेकर काम करती है, या जो अमीरी और गरीबों को लेकर काम कर रही है, या गरीबों को स्पेशली, है ना, मतलब कि उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए काम कर रही है। अगर यही चीज़ वो एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जाके करती है तो इसका संबंध उस देश के साथ, हमारे देश के साथ भी बेहतर होते चले जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हर वो चीज़ हम पढ़ते हैं, या तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, यानी कि जनता को इन्फ्लुएंस करती हो, पब्लिक को, या वो सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती हो। यही चीज़ देखते हैं हम एनजीओज़ के अंदर। तो दोस्त एनजीओ सरकार की फंडेड भी होती है और सरकार के फंडेड नहीं भी होती है, फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। जैसे दोस्त ह्यूमन राइट्स वॉच होगी, दुनिया भर के अंदर यह मानव अधिकारों को देखती है कि कहीं पे वायलेंस तो नहीं हो रहा है इनका। एमनेस्टी इंटरनेशनल देखा जाए तो ये भी वही काम करती है जो ह्यूमन राइट्स वॉच करती है, जहाँ पे मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा, ये उनके और दुनिया भर का ध्यान दिलाती है। तो दोस्त यूएनओ से लेकर तमाम ऐसे संगठन हो गए जो दुनिया भर के अंदर काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम एनजीओ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्त ये आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनको इसको मैंने डीपली इसमें समझाया हुआ है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, अलग अलग राजनीतिक सुरक्षा यानी कि विभिन्न राजनीतिक सुरक्षा समूहों की स्थापना के क्या कारण थे, यानी कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिक्योरिटी ग्रुप्स। पॉलिटिकल सिक्योरिटी ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जहाँ पे वर्ड आ गया समझ लो वहाँ पे स्टेट का काम आएगा। तो पॉलिटिकल मतलब जहाँ पे स्टेट ने कोई ऐसा ग्रुप बनाया हो। और दोस्त स्टेट हम किसे कहते हैं? स्टेट सिंपल एक देश को स्टेट ही कहा जाता है। क्लियर है ये? चलिए अब हम पहले समझते हैं ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये कि अलग अलग जो राजनीतिक सुरक्षा समूह बनाए गए हैं, है ना, पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं, उनका मेन रीज़न क्या होता है? देखो सबसे पहले बताओ, उनका मेन रीज़न होता है, सबसे पहला जो रीज़न होता है, सबसे पहला रीज़न होता है सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ सिक्योरिटी, आत्म सुरक्षा के लिए बनाया जाता है ये। दूसरा दोस्तों बनाया जाता है ये डेवलपमेंट के लिए, है, विकास करने के लिए। तीसरा बनाया जाता है अपनी वर्चस्व, हेजेमनी, अपनी दबदबा बनाए रखने के लिए। फोर्थ ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अपना इफेक्ट, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें। फिफ्थ दोस्त इसलिए बनाया जाता है ये ताकि दुनिया भर के देश जब एक सब मिल जाते हैं तो दोस्त उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, वो इकोनॉमिक पावर बन जाते हैं, वो एक आर्थिक शक्ति बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट्स है जिसको आप देख सकते हो। दुनिया भर में दोस्त अगर ये सारे पॉइंट देख आर्थिक ताकत बन जाए, साथ ही साथ वो एक इकोनॉमिक पावर के साथ पॉलिटिकल पावर ही बन जाते हैं। अब मैं आपको इसका एक एक करके एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने आपको पॉइंट्स में बताया। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों है नेटो का। नेटो का दोस्त इस टाइम अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है नेटो, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन के ऊपर रसिया ने अटैक कर दिया, क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है और रसिया नहीं चाहता कि वो नेटो में यूक्रेन शामिल हो। क्योंकि यूक्रेन अगर दोस्तों यूक्रेन शामिल हो गया नेटो के अंदर तो नेटो यूक्रेन के ठीक देश में आके खड़ी हो जाएगी, और नेटो मतलब अमेरिका। और इससे क्या होगा कि ये अमेरिका ठीक रसिया के बॉर्डर पे आ जाएगा, जिससे दुश्मनी और बढ़ते चले जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि दुश्मन देश हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाए। इसी वजह से दोस्त ये रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि नेटो क्या है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ सिक्योरिटी के लिए जो भी बने इन सभी चीज़ को देखते हुए बनाए जाते हैं। जब हम नेटो की बात करते हैं तो नेटो दोस्तों बनाया गया था 4 अप्रैल यानी कि दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया भर के देश आपस में मिलकर आप सिक्योरिटी दे सके अपने आप को, ठीक है। तो अगर देखा जाए नेटो की बात करें हम तो स्टार्टिंग में इस टाइम इसमें 12 कंट्रीज़ ने इसको मिलकर बनाया था, जिसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड कनाडा, मैक्सिको, तमाम कंट्रीज थे, लगभग 12 कंट्रीज इसने मिलकर बनाया था। दोस्त इसका मकसद ये था कि किसी एक कंट्री पे भी किसी ने अटैक कर दिया जो नेटो में शामिल नहीं है तो उस पूरी कंट्री पे अटैक माना जाएगा और पूरे कंट्री मिलके उस कंट्री को धो देंगे। फिर देखते देखते दोस्त इसमें संख्या बढ़ती चली गई और आज नेटो के अंदर लगभग 30 कंट्रीज हैं। और इस तरीके से कहा जा सकता है दोस्त कि नेटो बनाया इसलिए गया था कि सेल्फ सिक्योरिटी, क्योंकि एक कंट्री अकेला क्या पाड़ लेगा, जब सब कंट्री मिल जाएंगे तो एक पूरी ग्रुप बन जाएगी। और इसमें दादागिरी है ये भाई अमेरिका की। इसी को देखते हुए 1955 के अंदर एक ग्रुप यूएसएसआर के द्वारा ही बना दिया गया था, सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक के द्वारा, जिसको हम कहते हैं वारसा पैक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों उसको कहते हैं वारसा पैक्ट। और वारसा पैक्ट का मतलब ये होता है जो इसके मकसद थी नेटो की, वही सेम मकसद वारसा पैक्ट की भी रख दी गई।
कि वही जो अगर एक कंट्री पे भी अटैक हो गया तो वो सभी कंट्री पे अटैक माना जाएगा, और जिसने अटैक किया है उसको सब मिलकर धो देंगे फिर, यानी सब उस पर मिल के अटैक कर देंगे, यही सेम। लेकिन दोस्त देखते देखते ये तो खत्म हो गया, जब सोवियत संघ टूट गया, हमें पता नहीं 1991 में सोवियत संघ टूट गया था, लेकिन नेटो अभी तक बना रहा। और नेटो को अमेरिका ने इसलिए बना के रखा ताकि वो दुश्मन देशों के किनारे पर जाके बैठ जाएगा और नंगा नाच करेगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर देखा जाए तो रसिया जब सोवियत संघ से टूट कर जितने भी 15 कंट्रीज टूट के दोस्तों बने, उन सभी को एक एक करके अमेरिका ने क्या किया, नेटो में शामिल करवा ले। चाहे दोस्तों बाल्टिक कंट्री हो, बाल्टिक पता है दोस्तों आपको, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीनों कंट्री वो हैं जो एक टाइम यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, इनको शामिल करवा लिया। ऐसे ही तमाम ऐसे पार्ट जो एक टाइम पे दोस्त सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करते थे, उनको आज नेटो में शामिल करवा लिया अमेरिका ने। हाँ, अमेरिका यूक्रेन को भी शामिल करवाना चाहता है, जिसमें रूस चाहता है कि नहीं, यूक्रेन शामिल ना हो, तो इस वजह से तनातनी हो रही है भाई, युद्ध हो रहे हैं इस तरीके से भाई, ठीक है। तो ऐसे ही बने। और एक तो संगठन है ही दोस्तों, वार्सा पैक्ट बना, सीटो बना, सेंटो बना, ऐसे ही तमाम संगठन बने। तो जब भी कोई भी संगठन बनता है, और भी ऐसे ही तो अभी तो 2-4 ही बताया मैंने आपको, और ही बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं। आसियान कब बना, ये 8 अगस्त 1967 को बना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसका मकसद क्या था, सेम मकसद दोस्त, कि हम आपस से मिलकर ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, इकोनॉमिक लेन देन करेंगे, जैसे हम इकोनॉमिक्स पावर बन सके। तो इसमें दोस्त इसको बनाने वाले स्टार्टिंग में सिर्फ 5 कंट्री थे, आज तो 10 कंट्री है। इसको बनाने में स्टार्टिंग में 5 कंट्री, IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन 5 ने मिलकर इसको बनाया था 8 अगस्त 1967 को। इसके बाद दक्षेश बना, जिसको आज दोस्तों हम साउथ एशिया कंट्री के रूप में जानते हैं, जिसमें हम भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, है ना दोस्तों, इन सभी कंट्रीज़ को लेते हैं। लेकिन आज इतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यार इसमें पाकिस्तान जैसा कंट्री जब रहेंगे तो विश्वास कहाँ से होगा, जिस वजह से इतना सफल नहीं हो पाया ये, ठीक है। एंड दोस्त ब्रिक्स देख लो आप, ब्रिक्स पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था दोस्त, जब ये 2006 में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन 2010 के अंदर इसमें साउथ अफ्रीका के जुड़ जाने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो इसके फुल फॉर्म हो गई ब्राज़ील, ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 2010 में 24 दिसंबर को दोस्तों बना था ये। तो ब्रिक्स, तो जो भी संगठन बनते हैं वो इसी उद्देश्य से बनते हैं ताकि आपस में मिलके हम एक दूसरे की सहयोग, हेल्प कर सके। आर्थिक मामले में हम वस्तुओं का लेन देन कर सके, राजनीतिक मामले में जब भी कोई किसी पर अटैक करे तो हम उसका अपोज करें, खुलकर नहीं तो सही, दूसरे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम उसकी हेल्प करें, ह्यूमन हेल्प करें, ठीक। कल्चर मामले में जो हमारी संस्कृति, जो भी हमारे देश में सामान बिक रहा है, चाहे वो खाने पीने का हो, रहन सहने का हो, पहनावे का हो, वो हम उस देश में लेन देन करें। तो हम सभी मामलों में बहुपक्षीय रूप से एक दूसरे की लेन देन करें और हेल्प करें, ताकि जिससे कि हमारे देश के अंदर जो है वो उस देश के अंदर जा सके, और देश का हमारे देश के अंदर आ सके, तो लेन देन सही से चल सके, ठीक है। तो मेनली इस तरीके से यानी कि सिक्योरिटी की जाती है। तो दोस्तों आप इसमें ये बता सकते हैं, नोट्स मैंने इसमें और डीपली में समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। मानव सुरक्षा यानी कि इंसानों को खतरे से सुरक्षा हो। अब ये खतरा क्या हो, आप डेंजरस किसी को कह सकते हो, ये खतरा मानव ह्यूमन सिक्योरिटी को हम सिक्योरिटी किस चीज़ से, टेररिज्म से, इन्वायरमेंट से, पॉवर्टी से, है ना दोस्तों, वर्ल्ड फ्लू, या दोस्तों आप किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, तो तमाम तरीके जो होते हैं उन सब से सिक्योरिटी। तो मानव सुरक्षा से हम यही समझते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मानव सुरक्षा की परिकल्पना किस प्रकार की गई है, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन। देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंदर पूछा जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय, देखो जब भी एग्जाम्स में आप आंसर दे रहे हो दोस्त, तो कोशिश करना पहले इंट्रोडक्शन, थिंकर के व्यूज़ और डायग्राम में आंसर लिखने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये समझाया भी, IR, फिर ह्यूमन सिक्योरिटी की बात हुई, तो टीचर क्या करेगा, जल्दी जल्दी पढ़ भी लेगा इसमें। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, इंटरनेशनल रिलेशन में ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब ही क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक थिंकर है मार्गेंथियू, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसने ये कहा है कि एक इंसान के नेचर को देखते हुए एक स्टेट बना है। जैसे एक इंसान लालची है, एक इंसान चाहता है अपने स्टेटस को आगे बढ़ाना, एक इंसान जो चाहता है कि औरों को मुकाबले, अपने दोस्तों के मुकाबले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है, वैसे एक स्टेट भी चाहता है दुनिया के जितने भी देश है उन सबसे सुपर पावर या शक्तिशाली बनना। वरना दोस्त चाइना आज ऐसा नहीं होता है, सब इंडिया के जैसे थोड़ी हो जाएंगे यार, कि हिंदी चीनी भाई भाई के कहते चाइना को परमानेंट मेंबर बना देंगे यूएनओ के अंदर, सब इंडिया ऐसे थोड़ी हो सकता है यार। तो इसीलिए
तो यहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी की आड़ में आज किस तरीके से दोस्त देश अपने ही ताकतवर मतलब कि अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अब दोस्त देखा जाए सबसे पहला हम रीजन बताएंगे तो पर्यावरण को दांव पे लगाना। आज दुनिया भर के देशों ने क्या किया है, इन्वायरमेंट को कहीं का नहीं छोड़ा मेरे दोस्त, कहीं का भी नहीं छोड़ा। आज अगर देखा जाए तो जितना अगर डेवलपिंग कंट्री जिम्मेदार हैं तो उतने डेवलप्ड कंट्री भी है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है क्योंकि ज़्यादा विकास डेवलप्ड कंट्री ने किया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया है, इसलिए ये थोपते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश है उनके वजह से पर्यावरण संतुलन हुआ है, जिसके वजह से ह्यूमन सिक्योरिटी खतरे में आ गई है, मानव सुरक्षा खतरे में आ गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम जो किसी एक देश का ना होकर पूरी दुनिया का हो, उसी को दोस्त हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर मानव सुरक्षा यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी से जोड़ कर देखते हैं। तो जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो समझ जाना आप, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब आईआर के अंदर जब हम एचएस यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें तो हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो ह्यूमन सिक्योरिटी को दुनिया में इन्फ्लुएंस कर रहा है इस टाइम। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है दोस्त, दुनिया की जो सबसे दर्दनाक मौत होती है इंसान की वो नेचुरली जो डिजास्टर आते हैं उनसे होती है यार, जैसे बाढ़ भूकंप आ जाए, ताबड़तोड़ हो जाता है यार। नेक्स्ट अब आपका है टेररिज्म, जो बहुत खतरनाक है इस टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो किसी एक देश का नहीं, जो पूरी दुनिया का मसला है। तो इसमें आप ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर आप अब डालोगे टेररिज्म का, ठीक है दोस्त। तो जब भी क्वेश्चंस को बताओ तो पहले डायग्राम फिर टॉपिक को समझ के बताओ, क्लियर है। इन सब चीज़ों को मैंने डीपली अपने नोट्स में बताया हुआ है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो जल्दी से मैं दोस्तों आपको पहले क्वेश्चंस को समझा देता हूँ, जैसे कि आप एग्जाम्स में अगर चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थवाद क्या है। देखो यही क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा था, जिसमें मार्क एंथनी की मैंने बात करी थी। यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद व नव यथार्थवाद में अंतर बताते हुए, ठीक दोस्त, थोड़े छोटे मोटे दोस्तों मिस्टेक होती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि जो टाइपर्स होते हैं वो फटाफट टाइपिंग करते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह में कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए इसमें, तो इसके लिए दोस्तों क्षमा करना यार हमें। नव यथार्थवाद पर टिप्पणी करो, ठीक है। यानी कि व्हाट इज रियलिज्म, डिस्कस द क्लासिकल रियलिज्म एंड कंटेम्प्रेरी रियलिज्म। कंटेम्प्रेरी रियलिज्म को दोस्तों न्यू रियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि रियलिज्म यानी यथार्थवाद का मतलब ही क्या होता है, जिससे कि आप आगे के टॉपिक्स को समझ पाओ। रियलिज्म या यथार्थवाद, पहले देखो हिंदी वाले जो बच्चे वो मतलब कि वो कंफ्यूज रहेंगे। यथार्थ मतलब होता है रियल, सच्चाई, जो भी आपको दिख रहा है, जो फैक्ट्स है, ठीक है, वो होता है रियल मतलब, ठीक है, यथार्थ का मतलब। तो अब इंग्लिश में समझ में आ रहा है आपको रियलिज्म। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिज्म है क्या। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर यथार्थवाद की जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलिज्म की थ्योरी मार्गेंथियो नामक एक थिंकर के द्वारा दी गई है अपने बुक के अंदर। 1948 में एक बुक पब्लिश की गई मार्गेंथियो के द्वारा, और इस बुक का नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इस बुक में इसने बताया कि किस तरीके से एक देश दूसरे देश से आगे निकलने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, और इस शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर करता है वो, जिसके लिए दोस्त वो युद्ध पे भी उतारू हो जाता है। इसलिए इंटरनेशनल जो रिलेशन जो है उसके अंदर युद्ध की स्थिति बनी रहती है ना, कंडीशन फॉर वॉर, कभी भी वॉर हो सकती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर नाम की चीज़ नहीं है। हर एक देश चाहता है कि अपने देश को आगे बढ़ाना। वही दोस्त जो नेचर की बात कर रहा था मार्गेंथियो ने जो 6 प्रिंसिपल दिए हैं, वो 6 प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्गेंथियो की अगर डीपली वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है दोस्त रियलिज्म के ऊपर, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ऑल वीडियोज़ के लिंक है, आप उसमें इन वीडियोज़ को जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि मार्गेंथियो ने ये कहा है कि किस तरीके से, जैसे कि एक इंसान है जब वो बड़ा हो जाता है फिर वो सोचता है कि किस तरीके से मैं अपने दोस्त से आगे निकलूं, मैं उससे अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आऊँ, मैं उससे अच्छा पहनावा रहन सहन करूँ, किससे मतलब ऐसा क्या करूँ कि मैं उसको नीचे दिखाने की कोशिश करूँ। ऐसे बहुत चीज़ होते हैं दोस्त। वैसे दुनिया भर के देशों के अंदर भी यही है। आज एक देश चाहता है दूसरे देश से आगे निकलना, ये आगे इकोनॉमिक पावर बनना, चाहे सुपर पावर में पॉलिटिकल पावर, मतलब बहुत सुपर पावर बनना, जिसके लिए दोस्त वो चाहता है अपनी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना। अब देखा जाए तो कोल्ड वॉर हुआ ही क्यों था 1945 में दोस्त, जैसे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसका मेन मकसद यही था कि दुनिया भर के देश चाहते थे कि पावरफुल बनना, जिसमें 2 ग्रुप निकल कर आ गए। पहला ग्रुप तो सोवियत यूनियन का, एक था अमेरिका का ग्रुप।
अमेरिका चाहता कि वो सोवियत संघ से आगे निकले और सोवियत संघ चाहता वो अमेरिका से आगे निकले। इसी आगे निकलने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया। यही हुआ था सेम, यही चीज़ है यथार्थवाद के अंदर जो मार्गेंथ्यू के द्वारा कही गई है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक कंट्री दूसरे कंट्री से आगे निकलना चाहता है। इसी वजह से इस आगे निकलने की होड़ की वजह से हमेशा युद्ध की कंडीशन बनी रहती है। तो एक इंसान जैसे लालची है, ढोंगी है, वो जो भी कुछ करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। जैसे कि दोस्त आज एक इंसान, आज मान लो ए इंसान बी से कोई भी रिलेशन बनाता है तो सिर्फ वो अपने फ़ायदे के रिलेशन बनाता है। जिस दिन दोस्तों ए का बी से फ़ायदा ख़त्म, उस दिन इसका रिलेशन भी ख़त्म। यही होता है ना, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई भी कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री का एक स्टेबल ज़िंदगी भर के लिए दोस्त नहीं है। जो आज दोस्त है कल वो शत्रु, आज जो आपका फ्रेंड है कल वो एनिमी हो सकता है। ये मार्गेंथ्यू ने कहा है दोस्त। तो यही थ्योरी है यथार्थवाद की, यही थ्योरी है रियलिज्म की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अलग क्वेश्चन पूछा गया है, याद रहे दोस्त, एक ही क्वेश्चन दो पूछा गया है। पहले पूछा गया यथार्थवाद क्या है, देन पूछा गया आपसे यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर बताना है। चलिए मैं आपको पहले ये बता दूँ, यथार्थवाद जो मार्गेंथ्यू के द्वारा दी गई है पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 की इस बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी वो है नव यथार्थवाद। दोस्तों नव यथार्थवाद की आलोचना करके आया है, यानी कि जो न्यू रियलिज्म है, इसने पहले रियलिज्म की क्रिटिसाइज करी, फिर न्यू रियलिज्म आया। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? ये थ्योरी दी गई है केनेथ वोल्टेज के द्वारा। क्या नाम है उसका? केनेथ वोल्टेज के द्वारा दी गई है। दोस्तों नाम याद रखना, ठीक है, केनेथ वोल्टेज के द्वारा दोस्तों ये थ्योरी दी गई है। केनेथ वोल्टेज के द्वारा दोस्तों ये थ्योरी दी गई है। अब ये किस पे दी है दोस्त? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक बुक आई, कब आई? 1979 में आई। किसकी बुक आई? केनेथ वोल्टेज की बुक आई। क्या नाम था दोस्तों उसका? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में आई। इसके अंदर इसने ये बताया कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसकी संरचना ही खराब है, जिस वजह से युद्ध की कंडीशन बनी रहती है। और ये जो मार्गेंथ्यू ने कहा है ये गलत का है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसका क्रिटिसाइज करते हैं। कौन कह रहा है ये दोस्तों? केनेथ वोल्टेज कह रहा है मार्गेंथ्यू की थ्योरी यानी रियलिज्म की। ये कहता है कि नहीं, हमेशा थोड़ी सब लालची होते हैं, सब थोड़ी ढोंगे होते हैं, सब थोड़ी सत्य को बढ़ाना चाहता है, कोई शांति में विश्वास भी रखता है। ये बात कहता है केनेथ वोल्टेज। तो केनेथ वोल्टेज ये कहता है कि युद्ध की जो कंडीशन बनी रहती है, इसका मेन रीज़न यही है कि कोई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, क्योंकि सब अराजकता है, कोई गाइडेंस नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है जो ये बता सके कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे इस टाइम दोस्त रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, यूएनओ भी क्या पढ़ लिया? कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया ना। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। देखो भाई, केनेथ वोल्टेज ने सही कहा है ना। इसलिए न्यू रियलिज्म की थ्योरीज भी हम पढ़ रहे हैं आज। अब ये क्या बताता है कि कोई ऐसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि दुनिया भर के देशों को वो ये रोक सके या शांति बना सके। इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ये ज़रूरी है कि युद्ध ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म होगा नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर ही ख़राब है। इसलिए मार्गेंथ्यू ने जहाँ पे इंसान के नेचर को स्टेट के नेचर से जोड़ दिया, क्योंकि इंसान को देखते हुए स्टेट बना, और स्टेट वही करता है जो एक इंसान लालची ढोंगी शक्ति बढ़ाना चाहता है। सेम वही बात फ़ायदे के लिए अपने संबंध बनाता है, फ़ायदा खत्म संबंध खत्म, ऐसा सेम मार्गेंथ्यू ने कहा है। लेकिन यहाँ पे कहा दोस्त केनेथ वोल्टेज ने न्यू रियलिज्म के अंदर कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। फिर भी लेकिन दोस्त अगर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर वर्ल्ड सिस्टम में अगर स्ट्रक्चर को ठीक कर लिया जाए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरे दुनिया को ऑर्गेनाइज कर सके, संगठित रख सके, है ना, गैदरिंग करके, मतलब कि यूनिटी बना रख सके, जो कि ऐसा है नहीं, इसीलिए ये वॉर की कंडीशन बनी रहती है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो ये बात हम पे ये क्वेश्चन हो गया। डीपली क्वेश्चन मैंने ये समझाया हुआ है आप सभी को, मैं जल्दी से पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्त यहाँ पे, जिसका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में यूएनओ की एक रिपोर्ट आई थी। क्या नाम था इसका? आवर कॉमन फ्यूचर। मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, आवर कॉमन फ्यूचर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी दोस्तों यही याद रखेंगे क्योंकि उस रिपोर्ट का नाम ही इंग्लिश में आया था। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दोस्तों रिपोर्ट आई थी। किसने दी थी ये? वटलैंड कमीशन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? वटलैंड कमीशन, यूएनओ की एक कमीशन है ये। इस रिपोर्ट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी।
टिकाऊ विकास कहा जाता है इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है कि जो आज हम विकास कर रहे हैं उसको इस तरीके से करें ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी ये रिसोर्सेज मिले। आज दोस्तों अगर हमने पेट्रोलियम में अगर पेट्रोल ख़त्म कर दिया, आज हमने ये सब ख़त्म कर दिया, तो आने वाली दोस्तों हमारी जनरेशन है वो साइकिल पे चलेगी, क्योंकि गाड़ी की मजे तो हम ले लेंगे। क्यों दोस्त, इसको बनने में हज़ारों टाइम लग जाते हैं। तो आज की रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना, संसाधनों का इस तरीके से यूज़ करना ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहें, वो भी यूज़ कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टिकाऊ विकास। टिक के विकास करो भाई, उसको टिके रहने दो, वरना खत्म हो गई तो गया भाई, ताम काम काम तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधक के रूप में आपको वर्ल्ड बैंक और IMF की रोल को बारे में है ना, उनका रोल क्या है ये बताना है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही दुनिया भर के अंदर फाइनेंशियल काम करते हैं और दुनिया के देशों को लोन प्रोवाइड करते हैं। और लेकिन जहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात है, ये लोन देता है छोटे मोटे कामों जैसे सड़क, पानी, बिजली के लिए, इन सब चीज़ों का लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन IMF लोन प्रोवाइड करता है जब एक देश का दूसरे देश के साथ जब ट्रेड चल रहा है लेकिन उस ट्रेड में ही घाटा हो गया हो, है ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस बनाने के लिए, ट्रेड में जो घाटा हुआ है, व्यापार में जो घाटा हुआ है उसको ठीक करने के लिए IMF लोन देता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक लोन देता है डेवलपमेंट करने के लिए, सड़क, पानी, बिजली, इन सब के लिए। तो ये दोस्तों दोनों मेजर डिफरेंस है। UNO की एजेंसी, बाकी ये सब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है डीपली, बाकी नोट्स में दोस्तों मैंने इसको नोट्स बना के दिया हुआ है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्लियर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संजातीयता या नरजातीयता शब्द से आप क्या समझते हैं। देखो दोस्तों, एथनिक वर्ड ये काफ़ी मतलब पॉपुलर है आज के इस टाइम में भी, वो पहले भी काफ़ी दोस्तों वॉयलेंस हुआ पड़ा जब अफ्रीका के अंदर, तो काफ़ी देखा गया। तो नरजातीय या संजातीय मतलब जब एक ही देश के अंदर लोग अपने दोस्त एक विशेष धर्म, जाति, लिंग के आधार पर या अपनी एथनिसिटी है ना, तो अपनी नस्ल के आधार पे जब विशेष रूप से वो जाने जाते हैं, उसी को हम एथनिसिटी या आप नरजातीयता या संजातीय भी कह सकते हो। उससे समकालीन समय में फिर से उभरती नरजातीयता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि तो जो एथनिक जो वायलेंस हो रहा है इस टाइम पे, वो बताना है आपको। देखिए तो एक टाइम था जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया अफ्रीका के अंदर, वो काले गोरे की भेदभाव वाली। लेकिन आज के इस टाइम में काले गोरे की भेदभाव इतना तो नहीं रहा, लेकिन दोस्त आज क्या है, जाति एक बहुत मतलब कि जकड़ रखा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी। आप दोस्त रिलीजन हो गया, कुछ एक पर्टिकुलर धर्म पे टारगेट करना, तो बहुत कुछ आज ऐसा है जो संजातीयता यानी कि आपको एथनिक के वॉल्यूम्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का दोस्त, इन सभी क्वेश्चन को मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं बता देता हूँ। क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पारंपरिक सिद्धांतों के आधार पर वैश्वीकरण घटना को समझाया जा सकता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ने ही वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है या वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा दिया है, एक ही बात है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जब एक देश की कंट्री दूसरे देश की कंट्री के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को इस तरीके से बनाती है कि बिना रोक टोक वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जा सके, इसी को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया का दोस्त संबंध चाइना की बात करें हम, तो कितने भी दोस्तों ख़राब हो जाए लेकिन माल तो रुकता ही नहीं है। कहीं भी देखो तो चाइनीज़ माल मिलेगा आपको, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, यही दोस्तों कहानी है। तो वैश्वीकरण ने इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर देशों को इंटरडिपेंडेंट बना दिया। आज एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड है। आज दोस्तों हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं। आज वो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, इम्पैक्ट हम पे भी पड़ा। कैसे? वहाँ पे दोस्तों यूक्रेन में जो सबसे पहले तो वो हमारे जो स्टूडेंट थे जो वहाँ पे पढ़ने गए हुए थे मेडिकल की तैयारी करने के लिए, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका 1 करोड़ लगेगा, वहाँ पे बच्चा 15-20 लाख में ही काम निपटा के आ जाता है, नीट की तैयारी खत्म करके आ जाता है, मेडिकल की डॉक्टर बनकर आ जाता है, तो बच्चा वहाँ पर चला जाता है यार पहला। लेकिन वहाँ पर जब ये अटैक हुआ तो लोग हमें वापस भिजवाना पड़ा उनको, काफ़ी हमें मतलब प्रॉब्लम इसमें दोस्तों। एक हमारे स्टूडेंट मारा भी गया यहाँ पे। सेकंड प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है जो वहाँ से हमारे देश में आती है उनकी शॉर्टेज होनी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से उनका प्राइस हाइक बढ़ जाता है। अब दोस्त तेल नहीं आ रहा भाई, हमारा कच्चा तेल वहाँ से आता है, उस कच्चा तेल यहाँ पे आने के बाद फिर वो बनता है, देन वो पेट्रोल बनता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। लेकिन फिर भी देखो जब वहाँ से नहीं आएगा वो दोस्त, आप दुनिया भर के देशों के अंदर देखा जाए तो लगभग 10% लगभग हम पेट्रोल रसिया वगैरह, हम यूक्रेन वगैरह से इन सब से आ जाता है हमारा। लेकिन देखा जाए तो क्या करें यार, जब युद्ध के कंडीशन में होता है तो इम्पैक्ट तो हम पे पड़ता ही पड़ता है यार। ये बताना आपको कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि आज एक देश दूसरे देश पर डिपेंड हो चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों उस पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व व्यापार संगठन WTO दुनिया भर के देशों के अंदर व्यापार को बढ़ावा देता है। जो भी देश चाहता है कि हम व्यापार के लिए अगर हम लाइसेंस लगा दें, रेस्ट्रिक्शन लगा दें, उनको रोक देता है। नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। दुनिया भर के देश खुले रूप से व्यापार करें, बिना किसी रोक टोक के करें। 1991 के बाद दोस्तों ये तेजी से हुआ इंडिया के अंदर, जब हमने LPG के सिस्टम अपनाया। लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की पॉलिसी हमने अपना ली। जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया, अब भारत में जो भी कंपनी खोलनी चाहे तो खोल सकती है दोस्त। जैसे कि हम बात करें, आज भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए गए हैं। नोएडा, गुड़गांव दोस्तों आप जाओगे तो लगे आप न्यूयॉर्क के अंदर आ गए, आप अमेरिका में आ गए। वहाँ पे इतने बड़े बड़े दोस्त यहाँ पे आज इंडस्ट्रीज लग चुके हैं। कहाँ से आए? तो वो FDI के थ्रू तो आए भारत के अंदर, विदेशी कंपनी यहाँ पे और भारत में आके लग चुके हैं। तो किस तरीके से WTO की जो एग्रीमेंट है भाई, कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई रोक टोक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आपको लगता है कि चाइना भविष्य में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा? हम दुनिया भर के देश एक चाइना यानी फादर ऑफ कोरोना से कुछ सीखे या ना सीखे या, लेकिन हम इकोनॉमिक चीज़ तो ज़रूर सीख सकते हैं। आज जिस तरीके से उसने आपको अपने रूप आर्थिक शक्ति को बढ़ाया है दोस्त। 1949 में वहाँ पे जब रेवोल्यूशन हुआ था माओ से तुंग के नेतृत्व में, और वहाँ पे कम्युनिस्ट क्रांति के बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया था, और कम्युनिस्ट शासन के तहत वो चलता रहा। 1976 में माओ से तुंग मर गया दोस्त। चाइंग काई शेक से लेकर तो दियांग सांग पेंग, इन सब के द्वारा वहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई, और इस ओपन डोर पॉलिसी के तहत वहाँ पे इकोनॉमिक को इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया गया कि लो भाई दुनिया भर देश आओ यहाँ पे करो। UN को परमानेंट मेंबर बना, WTO का दोस्तों मेंबर बन गया 1971 में। देखते देखते तो चाइना का उभार बढ़ता चला गया, और आज कंडीशन कुछ ये है कि वेस्ट मटेरियल हो चाहे दोस्तों कोई सा भी ऐसा माल जो चाइना छोड़ दे दोस्त, कॉपी पेस्ट में माहिर है। आप कुछ भी कहीं भी देखता है दोस्तों, कॉपी पेस्ट करके उसको बना डालता है। इसके माल सस्ते होते हैं इसलिए बिकते हैं। लोगों को दोस्तों यहाँ पे ये नहीं पसंद कि नहीं यार टिकाऊ बिकाऊ, नहीं, चीज़ दिख गया वो सस्ता है निकाल लो भाई उसको। और इसी चीज़ को चाइना समझ चुका है, इंसानों के दोस्तों वो नस बन चुका है। इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक महाशक्ति बन चुका है। 22.5 ट्रिलियन दोस्तों डॉलर की आज इसकी GDP है। 22.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कि दोस्त एक हैरानी की बात हो जाती है। सोच रहे तो मानना पड़ेगा यार कि चाइना तो है तगड़ा है यार। और हमारी देखो 2 ट्रिलियन डॉलर, हमारा 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना है। देखते क्या होता है दोस्त, 18 ट्रिलियन डॉलर, 20 ट्रिलियन डॉलर यार, एक मतलब कि एक तबाही से मचा देती है दुनिया भर के अंदर। शीत युद्ध के दोस्तों कारण बता रहा आप सभी को कि उत्पत्ति क्यों हुआ। वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ था, सेकंड वाला आपको पता है 1939 में स्टार्ट हुआ था, 45 में ख़त्म हुआ था ये। उसके बाद दुनिया भर के देशों के अंदर 2 ग्रुप बट गए थे, क्योंकि सोवियत संघ चाहता था अमेरिका से आगे निकलना, और अमेरिका चाहता था सोवियत संघ से आगे निकलना। दोनों ने अपना ग्रुप बनाया, एक को कहा गया सोवियत संघ यानी कि USSR का ग्रुप, एक को कहा गया USA का ग्रुप। वो इन दोनों ने एक एक करके दुनिया देशों को, छोटे छोटे कंट्री को अपने साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट में देखा गया, वियतनाम वॉर में देखा गया, कोरिया के वॉर में देखा गया, कोंगो के वॉर में देखा गया, है ना दोस्त, इन सब अफगानिस्तान वॉर में देखा गया। तो ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे वॉर हुए, जिसकी वजह से ये अपना मतलब कि वर्चस्व दिखाना चाहते थे। अमेरिका दोस्तों अपना वर्चस्व दिखा चुका था हमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। फिर भी दोस्तों क्या हुआ, वही जिसका डर था। शीत युद्ध हुआ, लेकिन 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ टूट गया, कमज़ोर पड़ गया इस वजह से। ठीक है दोस्त, इन सभी टॉपिक से मैंने अपनी डीपली वीडियोस बना रखी है। मैंने आपको एक ही लिंक दिया है, उसमें आप देखिएगा, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ, तो ये हमारा ट्रेस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों के अधिकारों पर टिप्पणी लिखी है। आदिवासी वो लोग हैं जो अपने एक विशेष क्षेत्र में रहने के कारण जाने जाते हैं। अब आदिवासी जैसे जंगल झाड़ी में, है ना, जंगलों के अंदर, इन पेड़ पौधों पे, इनका दोस्तों पहचान ही एक ऐसा है कि एक उनका अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना एक कस्टम है, ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है, उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सब जो बहुत समय से चला आ रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा दोस्तों समय समय पे आदिवासियों के अधिकारों के बारे में टिप्पणी की गई है कि आदिवासी को जो अपना कल्चर है, जो अपनी इनकी संस्कृति है, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। यानी कि हमें इनका संरक्षण मतलब हमें इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ताकि जो ये बहुत बरसों से चले आ रही है दोस्त, ये ख़त्म ना हो जाए। जिनको हम नेटिव्स कह सकते हैं, हमारे देश के ऐसे लोग जो सदियों से, उनके पूर्वज, उनके दादा परदादा पूर्वज का जन्म उसी क्षेत्र में हुआ है, इसलिए वो उस देश के आदिवासी बन जाते हैं। ठीक है, बहुत समय चले आ रहे हैं।
इनको दोस्तों आज हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से भी जानते हैं, ST वगैरह। क्लियर है? तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नोट्स के लिंक दोस्त MPS 1, 2, 3, 4 के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चाहिए दोस्तों उसको डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन जो बताएं इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार बुक्स के कुछ चैप्टर्स पे, स्टार्टिंग के, मिड के और लास्ट के कुछ चैप्टर पे दोस्तों एक बार हल्के से नज़र मार लीजिए ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को सभी जगह से ये करना ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इग्नू में है उनको ये पता चल जाए कि इस चैनल के ऊपर दोस्त अब इग्नू की वीडियोस डल रही है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। IR की जितने भी वीडियोस मैंने बना रखी है उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऑल वीडियोस के लिंक है। चलिए दोस्तों, नोट्स लेने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।